हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे आरएससीआईटी की। ठीक है दोस्तों, एक और क्लास लेके आया हूं मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्लास में से आपके कितने परसेंट एकदम सही होते हैं और कितने का आंसर आप एकदम सही दे पाते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो निम्न में से कौन सा साइबर खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा विकल्प साइबर खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। चार विकल्प आपके सामने, पहला वायरस का है, दूसरा ट्रोजन हॉर्स, तीसरा ई कॉमर्स और चौथा है दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से मुझे बताइए कौन सा साइबर खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, वायरस आता है, ट्रोजन हॉर्स भी दोस्तों साइबर खतरे की श्रेणी में आता है, लेकिन ई कॉमर्स नहीं आता है दोस्तों। कौन नहीं आता है दोस्तों? ई कॉमर्स नहीं आता है। आप पूछोगे क्यों नहीं आता भाई, तो भाई ये साइबर खतरे के लिए नहीं आता है, ये आता है दोस्तों ऑनलाइन खरीदारी के लिए। तो सीधी सी बात है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि साइबर खतरे की श्रेणी में नहीं आता है, तो ई कॉमर्स नहीं आता है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओस का मतलब होता है ये भी साइबर खतरे की श्रेणी में आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा कि HTTPS में प्रयुक्त एस का सही अर्थ क्या दर्शाता है। HTTPS में प्रयुक्त एस का सही अर्थ क्या दर्शाता है? सर्वर, सिक्योर, स्टैटिक या सिस्टम। देखिए दोस्तों, इस एस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बताऊंगा आपको HTTPS के पूरे नाम के बारे में। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट, है ना, ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर। यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, और एस फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? SU, है ना, SECURE, सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात है, HTTPS का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। सीधी सी बात है, जो एस है ना इसमें, उसका मतलब होगा सिक्योर यानी कि सुरक्षित। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सुरक्षित बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? सुरक्षित बोला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे आएगा दोस्तों सिक्योर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहले 2% आपके एकदम सही हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों ईमेल शिष्टाचार। क्या दोस्तों? ईमेल शिष्टाचार के अनुसार कौन सा व्यवहार उचित माना जाता है? ईमेल शिष्टाचार के अनुसार कौन सा व्यवहार उचित माना जाता है? पहला ऑप्शन ऑल कैप्स का अत्यधिक उपयोग, दूसरा हर मेल में रिप्लाई ऑल का प्रयोग, या अनावश्यक हाई प्रायोरिटी लगाना, या फिर एक तरीके से संक्षिप्त और प्रासंगिक विषय लिखना। तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल शिष्टाचार का सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा संक्षिप्त और प्रासंगिक विषय लिखना, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। तो लगा लीजिए तीसरे में डी ऑप्शन पे टिक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन, सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक कौन सा है? सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक कौन सा है? पहला ISO 9000, ISO 14000, या ISO 22000, या फिर ISO 27001। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में दे सकते हो आप जल्दी से। अगर आपने बुक पढ़ रखी है, बुक के चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बुक से मुझे याद आया, मैंने आपके लिए चैप्टर समरी की प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों 1 से 15 तक के चैप्टरों की, तो आप जाके देखिएगा। ठीक है, एक बार जाके देखिए, जिससे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तो सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक कौन सा है? ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, या ISO 27001। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको ऐसे कैसे सवाल ये। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों चौथे में ISO 27001। क्या आएगा दोस्तों? ISO 27001 आएगा। डी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, ISO 27001। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा पूछ रहा है दोस्तों IT एक्ट 2000 मुख्यतः किस श्रेणी क्षेत्र से संबंधित है? IT एक्ट 2000 मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कराधान, औद्योगिकी, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर शेयर बाजार। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों? IT एक्ट 2000 मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पांचवें में आएगा दोस्तों यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी।
ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। पांचवें में क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। अब मुझे बताइए इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने ऐसे पर्सन हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा वायरस विशेष रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम को प्रभावित करने का प्रयास करता है। कौन सा वायरस विशेष रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम को प्रभावित करने का प्रयास करता है। पहला ऑप्शन वर्म का, दूसरा रेट्रो वायरस है ना, या फिर टॉर्जन हॉर्स या स्पाई वेयर। बताइए दोस्तों कौन सा वायरस विशेष रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम को प्रभावित करने का प्रयास करता है। कौन सा करता है भाई, तो ये करता है दोस्तों रेट्रो वायरस। कौन सा करता है दोस्तों, रेट्रो वायरस करता है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हैकर आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश क्यों करते हैं। हैकर आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश क्यों करते हैं। लाइक बढ़ाने के लिए, अपराध करने के लिए, हानिकारक प्रोग्राम फैलाने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लाइक बढ़ाने के लिए भी आएगा, अपराध करने के लिए भी आते हैं और हानिकारक प्रोग्राम फैलाने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट। तो सातवें में भी क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगा गया हो तो आप क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगा गया हो तो आपको क्या करना चाहिए। तुरंत जानकारी भर दें, उसे इग्नोर करें, उसे फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें, या मित्रों को फॉरवर्ड करें। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। यदि आपको ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगा गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों तुरंत जानकारी भर दें, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर करें, ये भी नहीं होगा। फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। क्या दोस्तों, फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। फिशिंग के लिए रिपोर्ट करें। अब आप बोलोगे फिशिंग क्या होता है भाई साहब, तो ऐसे अनवांटेड ईमेल जो आपकी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए आते हैं या उनके उद्देश्य से आते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि एक मजबूत पासवर्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की सही विशेषता क्या होती है। केवल छोटे अक्षर, केवल नाम पर आधारित, अक्षर संख्या और विशेष चिन्हों का संयोजन, या जन्म तिथि का उपयोग। तो दोस्तों अगर एक मजबूत पासवर्ड की विशेषता है तो यह है दोस्तों कि उसमें अक्षर भी होने चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए और विशेष चिन्हों का संयोजन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। 9वीं में क्या कर लीजिए दोस्तों, सी ऑप्शन पे टिक कर लेना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन वास्तव में प्राइवेसी रिस्क नहीं है। निम्न में से कौन वास्तव में प्राइवेसी रिस्क नहीं है। कौन सा नहीं है भाई। पहला ऑप्शन आ रहा है हैकर्स, दूसरा वायरस, तीसरा स्पैम, या फिर एंटीवायरस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन वास्तव में प्राइवेसी रिस्क नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, तो दोस्तों यहां पे आएगा एंटीवायरस। कौन नहीं है दोस्तों, एंटीवायरस नहीं है। एकदम इजी प्रश्न था ये भी। तो मुझे बताइए क्या आपके 10 में से 10% इस क्लास में अब तक सही हो चुके हैं, या फिर अब तक कितने % आपके सही हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मुझे पता लगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज की 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हो आप इसको, कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला केवल उन सेल का योग करेगा जो 50 से अधिक है। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला केवल उन सेल का योग करेगा जिनका मान 50 से अधिक है। 50 से अधिक है तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि सम A1 से A10। यहाँ पे देखिएगा 50 से अधिक है तो सीधी सी बात है कंडीशन के आधार पर जोड़ेगा दोस्तों। क्या करेगा ये, कंडीशन के आधार पर जोड़ना। ठीक है, क्योंकि साफ लिख रखा है एक तरीके से कि जिनका 50 से अधिक मान है ना उन्हीं को जोड़ना है। पहला आ रहा है सम, दूसरा आ रहा है सम इफ, तीसरा आ रहा है काउंट इफ, और चौथा आ रहा है यहाँ पे एवरेज इफ। तो सम का काम तो क्या होता है, सिर्फ नंबर वैल्यू जोड़ने के लिए काम आता है, लेकिन कंडीशन के आधार पर जोड़ने के लिए काम कौन करता है दोस्तों, सम इफ का फंक्शन करता है। तो यहाँ पे आएगा सम इफ का फंक्शन इज राइट, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, 50 से अधिक मानों को जोड़ेगा। अब यहाँ पे बात की जाए कि काउंट इफ क्या काम करता है भाई साहब, तो ये भी शर्तों के आधार पर ही काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, शर्तों के आधार पर गिनने का काम करता है। किसका करता है दोस्तों,
शर्तों के आधार पर गिनने का काम करता है। और एवरेज इफ की बात की जाए दोस्तों तो ये क्या करता है, शर्तों के आधार पर औसत निकालता है। शर्तों के आधार पर औसत निकालता है, औसत निकालता है। ओके, शर्तों के आधार पर क्या करता है दोस्तों, ये औसत निकालता है। तो उम्मीद करता हूँ 11वां प्रश्न आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, किस किस बच्चे को समझ में आ गया 11वां प्रश्न, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना आपकी एग्जाम में एक फॉर्मूला जरूर आएगा, मतलब फॉर्मूला से एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, तो गलत मत करके आना उसको। एक आ रहा है दोस्तों इफ का फंक्शन, तो इफ A1 बड़ा है 50 से, तो पास या फेल में यदि A1 बराबर 50 हो तो क्या आउटपुट होगा। तो सीधी सी बात है, लॉजिक वाला है कि आपका A1 बड़ा है 50 से, तो आपका आउटपुट क्या होगा, अगर ये A1 बड़ा 50 से होगा तो आउटपुट होगा पास, अगर नहीं होगा बड़ा तो क्या होगा दोस्तों, फेल आउटपुट होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर A1 बराबर 50 के है और यहाँ पे A1 बड़ा है, तो भाई साहब जब A1 बड़ा है मतलब बड़ा होना चाहिए, तो 50 क्या 50 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू नहीं होगा दोस्तों, फॉल्स होगा, और फॉल्स मतलब फेल आएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा दोस्तों, फेल आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा, फेल। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, और ऐसे फॉर्मूला को आप एक्सेल में प्रैक्टिकल करके देखोगे तो और बेटर समझ में आएंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पे, एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, चार्ट बनाने के लिए, या किसी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करने के लिए। बताइए दोस्तों, एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डेटा को सॉर्ट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, चार्ट बनाने के लिए, या किसी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करने के लिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप VLOOKUP लगाते हो मतलब वर्टिकल लुकअप होता है इसका पूरा नाम, तो यहाँ पे आएगा किसी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करने के लिए VLOOKUP काम आता है दोस्तों। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, किसी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करने के लिए VLOOKUP काम आता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों इक्वल लैन, और यहाँ पे फिर आ रहा है कंप्यूटर का परिणाम क्या होगा। अगर मान लो आपके सामने एक लैन का फंक्शन आ जाता है और पूछ रहा है कि भाई ऐसा दे दिया जाता है सवाल, तो इसका आउटपुट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, या एरर होगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किन किन बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैंने शायद पिछली क्लासों में काफी बार लैन के फॉर्मूले के बारे में चर्चा की है आपसे, तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएगा। भाई दोस्तों बात करें यहाँ पे लैन के फंक्शन की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लैन का जो फंक्शन होता है ना, वो करता है दोस्तों लेंथ काउंट करता है। क्या करता है दोस्तों, लेंथ काउंट करता है किनकी, अक्षरों की। तो यहाँ पे लैन क्या करेगा, इनको काउंट करेगा। जैसे COMPUTER में कितने अक्षर हैं, तो भाई कंप्यूटर में 8 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन आएगा 8। समझ में आ गया। लेन का फंक्शन क्या करता है दोस्तों, लेंथ काउंट करता है। क्या करता है दोस्तों, लेंथ काउंट करता है। तो चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ लेंथ वाला ही। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दोस्तों ये है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पे आ गया है दोस्तों इक्वल लेन, ठीक है, ब्रैकेट चालू कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने लिख दिया है दोस्तों यहाँ पे 1 2 प्लस 6, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लोज, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। मुझे बताइए दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा। ए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपके सामने, ए ऑप्शन दे दिया मैंने 5, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी ऑप्शन दे दिया दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ दे देता हूँ मैं, सी ऑप्शन में 4 है दोस्तों, और डी ऑप्शन दे दिया दोस्तों मैंने 3। क्या आउटपुट होगा दोस्तों, एक बार आराम से देखिएगा, देखते हैं किन कौन कौन बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाते हैं इसका, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया कि लेंथ का फंक्शन क्या करता है, लेंथ काउंट करता है, तो आप भी लेंथ काउंट कीजिएगा, बहुत ट्रिक दे दी मैंने आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आउटपुट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, जल्दी से बताना दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला गलत है कि भाई कौन सा फॉर्मूला एक तरीके से गलत है, एक्सेल में नहीं है। देखो यहाँ पे बात करें सम का फॉर्मूला, यहाँ से E1 से A10 रेंज दे दी, ये फॉर्मूला सही है आपका। एवरेज का फॉर्मूला भी दोस्तों सही है आपका। यहाँ पे बात करें दोस्तों ऐड का फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन दोस्तों एक्सेल में नहीं होता है,
तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, क्योंकि ऐड का फंक्शन दोस्तों एक्सेल में नहीं होता है। ये गलत है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, बात करें दोस्तों मैक्स का फॉर्मूला, तो ये भी होता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, अधिकतम मान निकालता है, अधिकतम वैल्यू काउंट करता है। ठीक है, मतलब वैल्यू निकालता है, दिखाता है आपको सामने। ठीक है, और बात करें यहाँ पे सम का, तो ये जोड़ने के लिए काम करता है, वैल्यूज को जोड़ता है। ठीक है, और एवरेज क्या करता है दोस्तों, औसत निकालने का काम करता है। किसका करता है दोस्तों, औसत निकालने का काम करता है। तो अब मुझे बताइए आपके 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उपयोग क्या है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, डॉक्यूमेंट डिजाइन के लिए, स्पेल चेक करना, या पेज सेटअप, या बल्क लेटर्स भेजना। दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, मेल मर्ज का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें एक साथ में बहुत सारे लेटर्स लिखने होंगे, बहुत सारे लेटर्स, एक तरीके से बहुत सारे लेटर टाइप करने होंगे। ठीक है, जिससे समय बच जाए, वही तो मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बल्क में लेटर भेजना, बल्क में लेटर भेजना। डी ऑप्शन इज राइट। 16वें में क्या आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी RSCIT की एग्जाम है। हो सकता है कि आपकी वजह से उनको फायदा हो जाए और वो भी RSCIT में पास हो जाए। ठीक है, और आप भी अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे आपको वीडियोज वगैरह, सारे क्वेश्चंस वगैरह तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कंट्रोल एंटर, क्या दोस्तों कंट्रोल एंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन लाइन ब्रेक के लिए, दूसरा पेज ब्रेक के लिए, तीसरा कॉपी के लिए, चौथा पेस्ट के लिए। बताइए दोस्तों कंट्रोल एंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद करूंगा मैं कि चारों में से आप जो सही आंसर होगा उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, कंट्रोल एंटर का जो उपयोग होता है ना भाई साहब, वो होता है एक तरीके से पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, ये पेज ब्रेक के लिए होता है, पेज ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो होता है पेज ब्रेक के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, पेज ब्रेक। क्या आएगा दोस्तों, पेज ब्रेक आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग कब किया जाता है। वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग कब किया जाता है भाई साहब, कब किया जाता है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कि वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग कब किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पहला एडिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए, दूसरा प्रिंटिंग के लिए, तीसरा फॉन्ट चेंज करने के लिए, और चौथा टेबल बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग जो हम करते हैं वो करते हैं दोस्तों एडिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए। किसके लिए दोस्तों, एडिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए, सॉरी एडिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो 18वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। F1 है, F12 है, F7 है, या F5 है। दोस्तों पावर पॉइंट में अगर स्लाइड शो की बात की जाए तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए हमको प्रेस करना होगा दोस्तों F5। याद रखना, अगर मान लो न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है आपको, न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है आपको पावर पॉइंट के अंदर, तो आप शॉर्टकट प्रेस करेंगे Ctrl+M का। ठीक है, अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट DUPL है ना, जो भी है डुप्लीकेट स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, तो आपको कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना होगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा दोस्तों। क्या प्रेस करना होगा दोस्तों, F5 प्रेस करना होगा। F5 अगर आप प्रेस कर देते हो पावर पॉइंट के अंदर तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि स्लाइड ट्रांजिशंस का उपयोग किसके लिए होता है। स्लाइड ट्रांजिशंस का उपयोग किसके लिए होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, स्लाइड चेंज इफेक्ट के लिए, एनिमेशन हटाने के लिए, या फिर प्रिंटिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए स्लाइड ट्रांजिशंस की, तो ये जब काम आता है जब आप स्लाइड चेंज इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, जब स्लाइड चेंज होती है ना तब काम आता है दोस्तों ये। तो 20वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, स्लाइड चेंज इफेक्ट।
अब मुझे बताइए आप इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके कम से कम 20 में से 18% तो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा कि एनिमेशन और ट्रांजिशन में मुख्य अंतर क्या है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। ट्रांजिशन टेक्स्ट पर लगता है, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, एनिमेशन स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर लगता है। एनिमेशन स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर लगता है, ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में लगता है, जबकि एनिमेशन केवल इमेज पे लगता है। क्या होगा दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पे 21वें में? दोस्तों 21वें का जो सही आंसर होगा ना भाई, वो होगा एक तरीके से कि एनिमेशन जो होता है स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर लगता है, स्लाइड पर नहीं आएगा, स्लाइड के लिख लो यहाँ पे, स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे लगता है, जबकि ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में लगता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। एनिमेशन स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर लगता है, ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 21वें में अपने सी पे टिक कर दिया होगा सभी बच्चों ने। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन केवल एक स्लाइड डिजाइन के लिए, दूसरा ऑप्शन सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए, या फिर एनिमेशन के लिए, या ऑडियो जोड़ने के लिए। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए। सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। तो लगा लीजिए दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक, 22वें में आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक चलाने के लिए उपयोग होता है? कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक चलाने के लिए उपयोग होता है? पहला स्लाइड सॉर्टर, दूसरा नोट्स पेन, तीसरा डिजाइन टैब, या रियर्स टाइमिंग। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक चलाने के लिए उपयोग होता है? दोस्तों यहाँ पे जो ऑटोमेटिक चलाने के लिए उपयोग होगा ना वो होगा दोस्तों रियर्स टाइमिंग। क्या होगा दोस्तों? रियर्स टाइमिंग होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों डी ऑप्शन पे टिक, रियर्स टाइमिंग। 23वें में क्या आएगा दोस्तों? डी आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि इक्वल लेफ्ट फिर एक्सेल 3 का परिणाम क्या होगा? EXC होगा, CEL होगा, EXCEL होगा पूरा, या एरर आएगा दोस्तों यहाँ पे? दोस्तों बात करें यहाँ पे लेफ्ट के फॉर्मूले की, तो ये क्या करता है दोस्तों लेफ्ट साइड से रिजल्ट निकालता है। जैसे मान लो अब 3 लिख दिया ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा लेफ्ट साइड के 3 अक्षरों को गिनेगा पहले। तो लेफ्ट कौन सा हो गया एक्सेल में? ये हिस्सा हो गया लेफ्ट। तो यहाँ से पहला E, X और C, ठीक है 3 हो गया। ठीक है, अगर राइट होता है यहाँ पे तो राइट साइड से गिनता और यहाँ पे CEL नजर आता 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेल आ रहा है, तो एक्सेल के लेफ्ट हिस्से के 3 अक्षर कौन से हो गए? EXC हो गया। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों E, X और C। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन पे लगा लो टिक, ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन होगा लेफ्ट में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इक्वल RIGST राइट, और यहाँ पे मैं बात करता ब्रैकेट चालू, और यहाँ पे लिखता मैं EXCEL वापिस से, और यहाँ पे मैं बंद कर देता, यहाँ पे 3 ही देता मैं। तो यहाँ पे राइट आ रहा है ना, तो अब राइट साइड से गिनेगा भाई साहब। तो राइट साइड से यहाँ पे गिनेगा ये, तो राइट साइड से 3 अक्षर कौन से हो गए? L, E और C। तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों? CEL आता है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर लेफ्ट से आता तो क्या आता आउटपुट, और राइट से आ रहा है तो क्या आता है ना। तो लेफ्ट का पूछ रहा है यहाँ पे, और ये पर्सन एक तरीके से PYQ से इसका क्वेश्चन आ गया था लेफ्ट राइट का, है ना। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है, ए ऑप्शन पे लगा लो टिक, EXC आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 24वां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ इसी का, फिर एक 25वां करा के क्लास की एंड करेंगे आज की। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लो आपके सामने ऐसा आ जाता कि इक्वल LEFT लेफ्ट, है ना, ब्रैकेट चालू करेंगे हम, और यहाँ पे मान लो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था COMPUTER कंप्यूटर लिखा था यहाँ पे, और इसके बाद में हम इसको बंद कर देते हैं ऐसे, और ब्रैकेट कॉमा लगा के लिख देता मैं 4। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होता? ए ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए ऑप्शन लिख दिया मैंने COMT, दूसरे में लिख दिया, बी में मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे कि UTER, ओके, और सी में लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे COMP, ओके, और डी में लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे
NONE। बताओ दोस्तों क्या आउटपुट होगा इसका। देखते हैं किन किन बच्चों को लेफ्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर आ गया होगा तो इस पर्सन का सही जवाब दे देंगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहले ये देखना 24वां सवाल एक बार अच्छे से, उसके बाद में इसका आंसर देने की कोशिश करना। ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको आज का मैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों 25वां। यदि काउंटा या काउंट बोले, सॉरी काउंटा नहीं काउंट, यदि काउंट A1 से A10 का परिणाम 5 है तो इसका अर्थ क्या होगा। 5 एम्प्टी सेल, 5 टेक्स्ट वैल्यू, या 5 टोटल सेल, या 5 न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे काउंट क्या करता है। तो ये कहता है दोस्तों न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिक मतलब जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट करता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या करता है दोस्तों, ये काउंट करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है न्यूमेरिक जब काउंट करेगा ये, तो अब 5 सेलों के अंदर 5 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लो 1, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 5, 7 है ना, 8, 9। अब मैं मान लो इसमें लगाता हूँ काउंट का फंक्शन, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें देखो 5 वैल्यू होनी चाहिए। सीधी सी बात है यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन दोस्तों, 5 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे पर्सन इजी होते हैं बट कई बार आप इनको गलत कर देते हो, तो गलत नहीं करना भाई साहब, एकदम सही करना है आपको इन प्रश्नों को, ठीक है। तो ये 25 प्रश्नों की क्लास थी आज की। उम्मीद करता हूँ इन 25 प्रश्नों की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो किन किन बच्चों को समझ में आई दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, और साथ में मुझे बताओ कि किन किन बच्चों के 25 में से 20% तक सही हो चुके हैं, या फिर आप काउंटिंग करके बताओ कि कितने % आपके सही हो चुके हैं। जल्दी से मुझे बता सकते हो इस बात को, ठीक है। अगर क्लास आपको जरा भी अच्छी लगी है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जो RSCIT के एग्जाम देंगे, ठीक है। और साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।